लास्ट 30 डेज और समझ नहीं आ रहा है कि कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट आई है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर हो ज्योग्राफी, पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम नहीं है। अब आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी, एक स्मार्ट वर्क करना है, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे, जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली पूछे गए हैं। सो वो कौन कौन से टॉपिक है जहां से हमारे कंपार्टमेंट एग्जाम इस साल भी बनने वाले हैं। सो यही सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। तो चाहे आपके जिसमें भी कंपार्टमेंट हो, तो ये जो टॉपिक्स बताने वाली हूं इनको नोट कर लीजिएगा, और इन्हीं टॉपिक से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अभी भी हो सकता है इस बार भी पूछे जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 30 डेज प्लान कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 क्लास 12। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं चैप्टर वाइज टॉपिक की बात बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है ब्रिक, बीट्स एंड बोन्स, यहाँ पर ये 4 से 5 टॉपिक है, बस इनको ही, इस पूरे चैप्टर में इनको ही आपने स्टडी करना है। फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज, टाउन प्लानिंग एंड द ड्रेनेज सिस्टम, ट्रेड एंड द सील, कनिंगम, जॉन मार्शल और R.M. विलर, और डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। फर्स्ट चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन भी, आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी, और साथ में आपका 8 मार्कर, 3 मार्कर, 1 मार्कर ये क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने इन टॉपिक को पढ़ लिया ना, तो इन्हीं के इर्द गिर्द ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन की बात करते हो, तो यहाँ से महाजनपदास वाला टॉपिक आपने स्टडी करना है, अच्छे से समझना है। देन उसके बाद में अभी आपको रीड नहीं करना है, अभी आपको रिवाइज करना है, क्योंकि रीड तो पहले कर चुके हो, पढ़ तो पहले चुके हो, लेकिन यहाँ पर अभी हमें रिवाइज करना है। तो ये टॉपिक जब आप रिवाइज करोगे तो सारी चीजें आपकी रिकॉल होती चली जाएंगी। ठीक है, सो महाजनपदास वाला टॉपिक है, मगध के राइज होने के क्या रीजन थे, ठीक है, वो क्यों पावरफुल बना इतना, अशोक और उनके धम्मा पॉलिसी से, सोर्स यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द मौर्य एम्पायर, तो हमें किन किन सोर्सेस से हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं किनशिप, कास्ट एंड क्लास की। महाभारत एज अ सोर्स यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे तो ये भी आ सकता है कि महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर पैटर्नी एंड द मैरिज रूल्स, फिर उसके बाद में वर्ना सिस्टम और रोल ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी, ये क्या है। तो ये हर बार ये भी टॉपिक्स जो है वो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर थिंकर्स, बिलीव्स और बिल्डिंग की बात करेंगे, जिसमें हम जैनिज्म और बौद्धिज्म के साथ में हम हिंदुइज्म को भी यहाँ पर थोड़े साथ जानते हुए चलेंगे आगे, और यहाँ से किसी भी तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, खास करके जो पौराणिक हिंदुइज्म वाला है वो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो टॉपिक भी नहीं स्किप करेंगे। तो बौद्धिज्म, जैनिज्म, टीचिंग ऑफ द बुद्धा, सांची स्तूपा और भक्ति एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, बात करते हैं थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर की। इसमें हम 3 ट्रेवलर्स के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर से आपके 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं आते हैं, 3 मार्कर, 1 मार्क का क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। सो अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रैंकिस बरियर, और फिर इन तीनों की बुक को किस तरीके से कंपेयर करते हुए इनमें डिफरेंस बताया गया है कि किसने क्या कहा था। ठीक है, उसके बाद में हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन की बात करेंगे। तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन में संत कबीर की टीचिंग्स, बाबा गुरु नानक की टीचिंग, सूफी सिलसिला के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है। सिमिलरिटीज बिटवीन द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट, तो इनके अंदर सिमिलरिटीज बतानी है। ठीक है, अगर ये 8 मार्क का क्वेश्चन में आए तो सिमिलरिटीज के साथ साथ में डिसिमिलरिटीज भी पूछी जा सकती है, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो 7 चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके भी मतलब हर तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आपके 1 मार्कर, 3 मार्कर और आपके 8 मार्कर, और साथ में आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको जो टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं वो है फीचर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, हम्पी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इकोनॉमी, और आर्किटेक्चर फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार पूछा जाता है आपका। ठीक है, साथ में अगर वाटर अरेंजमेंट्स की बात करो तो हिरिया कैनाल और फिर आपका जो कमलापुरम टैंक है वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर फीचर्स में, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 चैप्टर पर आते हैं, पीजन, जमींदार एंड द स्टेट। इसमें हम अग्रेरियन सोसाइटी के बारे में पूरा का पूरा हम उसको समझते हैं। तो यहाँ पर मुगल टाइम में अग्रेरियन सोसाइटी कैसे वर्क किया करती थी, वो सिस्टम क्या था, जमींदार का रोल क्या था, आईने अकबरी क्या थी, किस किस तरीके से अकबर के शासनकाल के बारे में उसमें लिखा हुआ था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था, है ना, हासिल और जामा से, फिर आपने उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देना अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन में आता है तो। ठीक है, उसके बाद 8 में आता है तो 8 मार्क के हिसाब से लिखोगे। देन उसके बाद में आपका आ जाएगा क्या, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड पर बात करते हैं, ये हमारी बुक 3 है। परमानेंट सेटलमेंट से क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स से। ठीक है, रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी सिस्टम से क्वेश्चन आता है। सांथाल रिबेल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, किस तरीके से ब्रिटिशर्स की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से आम जनता पर, साधारण जनता पर इसका असर पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर रिबेल्स और राज की बात करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे 1857 के रिवोल्ट के बारे में सब कुछ कहानी बयान
डिफाइन करती है। ये रिवोल्ट जो है क्यों हुआ, इसके पीछे कॉजेज क्या थे, इसके पीछे के कारण क्या थे, मेजर सेंटर कहाँ कहाँ पर थे, कौन कौन से लीडर कहाँ से पार्टिसिपेट करते थे, नेचर ऑफ द रिवोल्ट कैसे था, ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इसको स्प्रेड किया गया है ना, ज़्यादा इफेक्टिव था नहीं था, वो सब कुछ इसके अंदर लिखना है। उसके बाद में इसका रिजल्ट क्या निकला, कंसीक्वेंसेस क्या निकले इसके, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट से, यहाँ पर 3 मूवमेंट से हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च और साथ में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, साथ में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। हर बार यहाँ से तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट से, ठीक है। और साथ में चंपारण मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, मतलब आप ये लगा लो नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये चारों के चारों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी चैप्टर से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, राइट। चलिए उसके बाद में फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कैसे फ्रेम किया गया, कैसे बनाया गया, कौन कौन से जो लीडर थे उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया अपना, ठीक है। तो अगर ये 8 मार्क का क्वेश्चन में आता है तो पूरा का पूरा डिफाइन करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोल क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनका क्या रोल रहा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, किसने प्रस्तुत किया, इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद में डिबेट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स एंड द फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म में स्टेट और सेंटर में पावर जो डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको लेकर के आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो सारे के सारे टॉपिक्स थे हर एक चैप्टर से आपके हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में भी हमारी बुक 1 के अंदर, आपकी बुक 2 है ना, 2 बुक है आपकी पॉलिटिकल साइंस में। तो बुक 1 से कौन कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, तो जो आपको स्टडी करने हैं। एंड ऑफ बायोपॉलिटी की बात करते हैं, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद में शॉक थेरेपी है, कंसीक्वेंसेस ऑफ द कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर, और CIS दैट मींस कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। आपको ये प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद चैप्टर 2 पर आते हैं कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ द पावर, तो यूरोपियन यूनियन जिसको हम EU के शॉर्ट फॉर्म EU के नाम से जानते हैं। फिर एशियन कंट्री है, चाइना एज एन इमर्जिंग पावर, तो चाइना को एक इमर्जिंग पावर क्यों कहा गया है, पूरा का पूरा आपने डिफाइन करना है। और ब्रिक्स वाला कंसेप्ट भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें से भी ये जो ब्रिक्स वाला है इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। साथ में इसमें कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, तो अगर ये 3 मार्क में क्वेश्चन आया तो आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर साउथ एशिया एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें सार्क आ जाएगा, इंडियाज रिलेशन विद द पाकिस्तान एंड चाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, इसको जरूर जरूर से कर लेना बच्चा, ठीक है। उसके बाद में साउथ एशियन कॉन्फ्लिक्ट एंड द कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर साउथ एशियन कॉन्फ्लिक्ट एंड द कॉर्पोरेशन, तो साउथ एशियन कंट्री जो है उनके बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, सिचुएशन जब कॉन्फ्लिक्ट की क्रिएट हो जाती है, और साथ में उनके मतलब एक तरीके से दोनों साथ मिलकर के जो काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, वो पूरा का पूरा डिफाइन करना है। तो साउथ एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी बुक 1 के ही 4th चैप्टर पर, जो कि सिक्योरिटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है। इसमें ट्रेडिशनल वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी एंड द ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। ये सिक्योरिटी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक ना एक सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद में एनवायरमेंटल एंड द नेचुरल रिसोर्सेज में ग्लोबल environmental issues, then उसके बाद sustainable development, common but the differentiated responsibilities, that is CBDR, right। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो मीनिंग एंड द डायमेंशंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑन इंडिया और रेसिस्टेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी ग्लोबलाइजेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी बुक 2 पर। बुक 2 के अंदर आपका चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग, कि जब हमारा नेशन बना है ना, तो नया नया बना था, नए नए हम इंडिपेंडेंट हुए थे, फ्रीडम मिली थी हमें, तो उसके बाद किस तरह के हमारे सामने चैलेंजेस थे, बहुत बड़े 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 चैलेंजेस थे, कैसे उनको हमारे नेशनल लीडर्स ने एक्सेप्ट करते हुए हमारे देश को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो वो सारे के सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर मिलती है। इसके अंदर आपको ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। पार्टीशन एंड द कंसीक्वेंसेस, तो पार्टीशन के बाद किस तरीके के मतलब सिचुएशन थी, ठीक है, उसका क्या कंसीक्वेंसेस, क्या रिजल्ट निकले। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट एंड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट। उसके बाद यहां पर हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जो कि है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, दैट मींस की कांग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर कांग्रेस डोमिनेंस और रीजंस फॉर द कांग्रेस सक्सेस, साथ में आप इमरजेंसी वाला भी कंसेप्ट कर सकते हो, ठीक है, इमरजेंसी,
ठीक है। तो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के टाइम में क्यों लगाई गई थी, इसके पीछे रीजन क्या थे, क्या कंसीक्वेंस निकले, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पॉलिटिक्स ऑफ द प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट, तो यहाँ पर 5 इयर्स प्लान पूछा जाता है। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन और द मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी कर लेना। उसके बाद देखो, पूरे चैप्टर को पढ़ने की बजाय आप अगर ये टॉपिक कर लोगे ना, तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी। कहने का मतलब ये, इंडियन टॉपिक को पढ़कर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और इजीली निकल जाएगा। ठीक है। आपका कंपार्टमेंट एग्जाम। यहाँ पर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस की बात करते हैं, तो नॉन अलाइन मूवमेंट दैट इज नैम, और इंडिया चाइना रिलेशन और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। बच्चा इन दोनों में रिलेशन में से एक जरूर आता है हर बार। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने बुक 2 के चैप्टर 5 की, तो चैलेंजेस टू द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। यहाँ पर इमरजेंसी है, क्योंकि मैंने अभी बताई। ठीक है। इमरजेंसी 1975 से लेकर के और 77 तक कंसीक्वेंसेस ऑफ द इमरजेंसी, तो फिर इमरजेंसी के कंसीक्वेंसेस क्या निकले। ठीक है। उसके बाद में चैप्टर 6 पर बढ़ते हैं हम, रीजनल एस्पिरेशंस की बात करते हैं, एस्पिरेशंस की, पंजाब क्राइसिस और असम मूवमेंट और द रीजनलिज्म। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपने तीन ये टॉपिक करने हैं इस चैप्टर से। उसके बाद में यहाँ पर रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कोलिएशन पॉलिटिक्स, बीजेपी एंड एनडीए और यूपीए गवर्नमेंट, इनमें से भी हर बार पूछा जाता है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इनको। ठीक है। बच्चा अभी भी नहीं करोगे ना, इन 30 डेज के अंदर ये टॉपिक भी नहीं पढ़ोगे, तो फिर बड़ा थोड़ी सी कहानी खराब हो सकती है, आपका साल खराब हो सकता है। तो उस आने वाले साल के बारे में सोचिए, उसको बचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन प्रिपेयर आपने करना है एशियान कंट्री से, सार्क कंट्री से, चाइना, रशिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो यहाँ पर इनकी लोकेशंस अच्छे तरीके से मैप में देख लेना, एक दो बार फिल करके भी उसके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं हम अपने ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की बुक 1 के अंदर आपको क्या करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करनी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या कौन कौन से टॉपिक आपने प्रिपेयर करने हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ठीक है। उसके बाद में इंडिकेटर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, देन डिफरेंसेस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। अब यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में डिफरेंस होता है ना, तो जैसे डेवलप्ड कंट्री यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, डेवलपिंग कंट्री में आप इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो बस ऐसे ही आपने आंसर्स को फ्रेम करना है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो प्राइमरी एक्टिविटीज में सब्सटेंसेस एंड द कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है, उसके बाद में प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, माइनिंग एंड फिशिंग क्या होती है, पूरा का पूरा आपने ये प्रिपेयर करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज में बात करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन पर इफेक्ट डालते हैं, टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, कितनी टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, और इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से होते हैं, तो वो पूरा का पूरा डिफाइन करना है। उसके बाद में टेरिटरी एंड द क्वांटिटरी एक्टिविटीज, तो सर्विस सेक्टर और आउटसोर्सिंग, देन नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है। वो कौन सी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, इसको भी करना है। ठीक है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि है ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है। उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ द ट्रेड, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और द टाइप्स ऑफ द ट्रेड, इनकी बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी है इस चैप्टर से। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम मैप देख लेते हैं, कि मैप जो है आपके ज्योग्राफी में किस तरह के पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम मिनरल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आयरन और है, कोल है, पेट्रोलियम है और बॉक्साइड है। मतलब उस स्टेट को लोकेट करना है जहाँ पर सबसे ज्यादा, जैसे आपका आयरन हो गई, ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, बॉक्साइड हो गया, ये पाए जाते हैं, तो आपको वो लोकेट करना है। ठीक है। उसके बाद में इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, तो आपको वो लोकेशन जो है वहां पर एग्जैक्ट लोकेशन वहां पर बतानी होगी। ठीक है। लोकेट करके शो करनी होगी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो कोई भी एक या दो, जो भी पूछेंगे आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर है, तो कोई भी दो आपने फिल करने हैं, या फिर उसको एरो करके दिया होगा, तो इस तरह से आपको पहचान करके वहां पर वो बताने हैं। ठीक है। ये भी हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर मेजर पोर्ट्स कौन है, जैसे कांडला है, मुंबई है, चेन्नई, कोच्चि, ठीक है, विशाखापट्टनम। इंपॉर्टेंट रिवर्स और प्रोजेक्ट पर भी क्वेश्चन आते हैं मैप वाले, तो भाखरा नांगल और हीराकुंड है और तेहरी डैम, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन, इनको अच्छे से कर लीजिएगा।
और अगर अगर मैं इनका यहाँ पर बुक 2 की बात करती हूँ तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड द कंपोजिशन। तो ये जो आपका बुक 2 का चैप्टर 1 है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और डेंसिटी और ग्रोथ एंड द कंपोजिशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पूरा का पूरा 3 मार्कर या जो भी आपके 2 मार्कर के हिसाब से आता है तो उसको लिखना है। याद रखना, वर्ड लिमिट्स को पहले देखना, कहीं ऐसा ना हो कि लिखना थोड़ा और आप उसको एक्सटेंड करते चले जाएं, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करोगे। ग्रोथ रेट क्या होती है, 6 रेशो क्या होता है, और फिर लिटरेसी रेट क्या होता है और कितना है, ठीक है, ये सारा का सारा उसमें डिफाइन करोगे। उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट की बात करते हैं, रूरल और द अर्बन सेटलमेंट क्या होता है, इनमें डिफरेंशिएट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ द टाउन, कितने टाइप्स के टाउन्स होते हैं, उनको कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। उसके बाद लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो लैंड यूज पैटर्न, तो जो लैंड यूज पैटर्न है वो कैसा है, ठीक है, और किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में किस तरह की प्रॉब्लम जो है फार्मर फेस करते हैं वो सारा लिखना है। उसके बाद में क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होती है वो सारा डिफाइन करना है। उसके बाद यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर रिसोर्सेज के अंदर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद में वाटर कंजर्वेशन क्या होती है, ठीक है, पूरा का पूरा आपने एक्सप्लेन करना। अगर तो ये लॉन्ग आंसर में आता है या शॉर्ट में आता है तो उसके हिसाब से आपने लिखना होगा। और साथ में आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके करने के फायदे क्या होते हैं, सब कुछ इसके अंदर डिफाइन करना है, ठीक है। सो अगर आप, ठीक है, आगे बुक 2 में आगे हम 5th चैप्टर जो की है हमारा मिनरल एंड द एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। उसके बाद में एनर्जी कन्वेंशनल और द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट मिनरल्स बेल्ट कौन कौन सी होती है, कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद में आपका प्लानिंग एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ठीक है, ये 2 टॉपिक आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन की, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और पाइपलाइन। हमेशा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा आपके लॉन्ग आंसर में, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो डिफरेंस पता ही होगा ना। एक्सपोर्ट होता है जहां से हमारी देश की चीजें बाहर सप्लाई की जाती है तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। इंपोर्ट का मतलब बाहर से हम लोग मंगवाते हैं, उसको इंपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक आपने प्रिपेयर करने हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि इतने सारे टॉपिक मैंने आपको 3 सब्जेक्ट के अंदर बताए हैं, अगर उन ये सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से आप प्रिपेयर करना चाहते हो, टीचर की गाइडेंस में, टीचर की देखरेख में, टीचर के पढ़ाने के साथ साथ सारे टॉपिक्स आप क्लियर करना चाहते हो, तो इसका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। और वो वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका कमबैक वॉरियर, ठीक है। कमबैक वॉरियर के अंदर जितने भी ये मैंने टॉपिक बताए हैं उनके साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मार्क्स से आप ये क्रैक कर सकते हो। तो कमबैक का मतलब ये कि ठीक है, गलतियां जो हुई हमारी मेन एग्जाम के अंदर वो गलती अब रिपीट नहीं होगी, आने वाला साल आप बचा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये आपके हाथ में है, ठीक है, कि आने वाले साल को आपने पूरा वेस्ट कर देना है या फिर 30 डेज की पूरी प्लानिंग करके अच्छे से प्रिपेयर करके अपना वो साल भी बचाना है और इस एग्जाम को क्रैक भी करके आगे फर्दर अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये है कमबैक वॉरियर। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या अदर स्ट्रीम के बच्चे भी हैं उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि हर एक स्ट्रीम के हर एक सब्जेक्ट का कमबैक वॉरियर जो है वो बैच आ चुका है, तो जाकर के उसमें एनरोल करेंगे। और एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करेंगे Y489। यही पर ये स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है, इसी से आपको क्या मिलेगा, इसी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये जो 40% का डिस्काउंट था ऑफ हो गया है, कल तक था, अब ये खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी भी 30% का है। तो जाकर के इस कूपन कोड को लगाना है। कहां पर मिलेगा बच्चे, ये मिलेगा आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर गूगल पर अड्डा 24/7 सर्च करना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे अड्डा 24/7, ठीक है, ये आ गया आपका। और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाओगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पर ये ह्यूमैनिटीज है और बाकी के अदर स्टूडेंट है, कॉमर्स के हैं या साइंस के, उनको भी आप बता सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हम आर्ट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम आर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके बहुत सारे बैचेस। अब आपको क्या करना है, व्यू ऑल पे क्लिक करके, और यहाँ पर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, वो आपको कॉमर्स में मिलेगी, ठीक है। साइंस के हैं उनको साइंस वाले उस पर ऑप्शन में मिलेगा। तो आपकी फॉर एग्जाम्पल की मेरी जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो आई है, री आई है, तो मैं इसको बाय नाउ करती हूँ। मात्र 999 Y489। जब आप इस कूपन कोड को लगाएंगे तो अब देखो, पहले ये कल तक जो है 999 का था, आज जो है इसके प्राइस बढ़ गए हैं। ऐसे बच्चा प्राइस बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि ऑफर जो है हमने बोला था कि लिमिटेड ऑफर है, तो वो ऑफर खत्म हो गया है। तो 1165 का 1165 रुपए का ये आपका बैच है।
एनरोल कीजिए, 30 डेज या 35 डेज जो भी आपके पास बचे हैं, अच्छे से उसको प्लान कीजिए, अच्छे से वो प्रिपेयर कीजिए, तो मुश्किल नहीं है, हो जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल अच्छे मार्क्स से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक कदम आगे बढ़ना है, बाकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हम लोग आपको कराएंगे और इस एग्जाम को हम बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करेंगे, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप उस पर भी नंबर पर पता कर सकते हो, और साथ में आप मुझे क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी मेल आईडी लिख देती हूँ, सो दैट कि आपको कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप anita.sharma@adda24/7 यहाँ पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री बाय अनीता मैम, ठीक है, हिस्ट्री बाय अनीता मैम, ठीक है, CUET@24/7। तो हिस्ट्री बाय अनीता मैम भी करोगे तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, कम बैक करेंगे और ऐसा कम बैक करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।